नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा जानेंगे तकनीक से जुड़ी कुछ और खबरों को, लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। स्वदेशी प्रौद्योगिकी को मजबूती देने के लिए CSIR और CII ने मिलाया हाथ। बारापुला नाले के गंदे पानी को साफ करने की तैयारी, किया गया योजना का शिलान्यास। भारतीय छात्रों ने विकसित किया नासा के लिए हल्के वजन वाला सैटेलाइट, जल्द किया जाएगा लॉन्च। और खोज खबर में डालेंगे एक नजर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों पर। 11 मई ये वही तारीख है जिस दिन भारत ने राजस्थान स्थित पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के उपलक्ष्य में ही 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के विभिन्न संस्थान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हासिल हुई उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। इस बार भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। ग्यारह मई 1998 यही वो दिन है जब भारत ने पोखरण राजस्थान में 3 सफल परमाणु परीक्षण किए। इस परमाणु परीक्षण को शक्ति नाम दिया गया और इसी के साथ भारत परमाणु ऊर्जा देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गया। इसके साथ साथ यही वो दिन है जब स्वदेशी एयरक्राफ्ट हंसा 3 ने बेंगलुरु में अपनी पहली सफल उड़ान भरी और साथ ही त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इन सभी प्रौद्योगिकियों की सफलताओं का उत्सव मनाने के लिए 11 मई को देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल की तरह 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इस बार भी काफी जोश के साथ मनाया गया। इस बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ नई तकनीकों के आविष्कार और शोधों के लिए लोगों को पुरस्कार भी दिए गए। भारतीय प्रौद्योगिकी को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत के प्रमुख शोध संस्थान CSIR और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII ने हाथ मिला लिया है। हाल ही में दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के साथ CSIR द्वारा विकसित की गई सैकड़ों तकनीकों का औद्योगिकीकरण आसानी से किया जा सकेगा। वहीं इस मौके पर CSIR की तकनीकों की जानकारियों वाले एक वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। विज्ञान के सफर को प्रयोगशालाओं से उद्योगों तक के लिए आसान बनाने और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के 2 जाने-माने संस्थानों कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR ने हाथ मिला लिया है। हाल ही में CII और CSIR ने मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट वेंचर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता CSIR की लीडरशिप मीट के दौरान हुआ, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व भूविज्ञान मंत्री और CSIR के उपाध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन, CSIR के महानिदेशक गिरीश साहनी और CII के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी मौजूद रहे। इस समझौते का उद्देश्य प्राथमिक क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीक को प्रोत्साहित करना है, जो कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे प्रयासों को सफल बनाने में मदद करेगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य उद्योगों और CSIR की प्रयोगशालाओं के बीच एक ऐसा सहयोग स्थापित करना है जो मिलकर एक ही योजना पर काम कर सके और साथ ही
संबंधित मंत्रालयों और उद्योगों के साथ मिलकर निवेश कर सके। वहीं इस कार्यक्रम के दिशा निर्देशन और गतिविधियों की देखरेख के लिए इस समझौते के अंतर्गत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एडवाइजरी काउंसिल नाम की एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR की तकनीकों को प्रदर्शित करने वाले वेब पोर्टल टेक इंडिया CSIR को भी लॉन्च किया। इस पोर्टल पर CSIR द्वारा विकसित तकनीकों पर आधारित उत्पादों और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई तकनीकों के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यहां पर लाइसेंसिंग के लिए भी तकनीकें उपलब्ध हैं। कारगर उपाय के अभाव में हर साल कई टन पानी बर्बाद हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत और नेदरलैंड ने मिलकर दिल्ली स्थित बारापुला नाले के पानी को साफ करने के लिए लोटस नाम की एक योजना विकसित की है। इस योजना के तहत गंदे पानी को साफ करने की ऐसी तकनीकें बनाई जाएंगी जिससे कि इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। हाल ही में इस योजना का शिलान्यास किया गया। पानी की कमी और अशुद्ध पानी, ये दो मुख्य समस्याएं हमारे देश के अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। वहीं दूसरी ओर उचित प्रबंधन की कमी की वजह से हर साल काफी अधिक मात्रा में पानी बर्बाद हो जाता है, जो प्रभावी शुद्धिकरण व्यवस्था द्वारा बचाया जा सकता है। इसी दिशा में बारापुला नाले के गंदे पानी के प्रबंधन के लिए लोटस नाम की योजना वरदान साबित होने वाली है। जी हां, पानी को सुरक्षित रूप से फिर से पीने लायक बनाने के लिए इस योजना के स्थापना की नींव रख दी गई है। ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रीयूज या फिर लोटस जैव प्रौद्योगिकी विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नेदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन का संयुक्त प्रयास है। इस योजना के तहत गंदे पानी को साफ करने के लिए नए प्लांट स्थापित किए जाएंगे और नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस योजना का शिलान्यास 9 मई को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व भूविज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया, जहां नेदरलैंड के विदेश मंत्री बर्ट क्वेंडर्स, DDA के वाइस चेयरमैन उदय प्रताप सिंह और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर के विजय राघवन भी मौजूद रहे। इसके अंदर सारे जो बेस्ट ऑफ ब्रेन्स हैं इंडिया के और नीदरलैंड्स के, वो इसके अंदर लगने वाले हैं। शुरू में 100 लीटर, फिर 500 लीटर, 1000, उसको हम जो कैपेसिटी की दृष्टि से अप स्केल करेंगे। एक सफल मॉडल ऐसा इस तरह की ड्रेन्स को क्लीन करने का, क्लीन रखने का, उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करने का, रीयूज़ का, ये हम देश के लिए विकसित करके दिखाना चाहते हैं। हम कई साल से हमारे नेदरलैंड्स के कोलैबोरेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, कैसे इसका नया साइंस इसमें लिया जाए और इस साल उस नया साइंस को लेके कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके बारे में एक नया प्रोजेक्ट है यहाँ बारापुला ड्रेन में। हम यहाँ एक लेबोरेटरी खड़ा करेंगे और एक पायलट प्लांट खड़ा करेंगे। इस साल अभी पायलट प्लांट काफ़ी छोटी होगी, 2 साल में 1000 लीटर की प्लांट होगी और उसको स्केल अप करने के लिए 500,000 लीटर की प्लांट किया जा सकता है अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। इस कार्यक्रम में एक कलाकृति का अनावरण भी आकर्षण का केंद्र रहा, जो भारत और डच के सहयोग को कमल और ट्यूलिप के रूप में दर्शाती है। हालांकि इस योजना की सभी तैयारियां पहले पूरी की जा चुकी हैं। इसके लिए भारत और नेदरलैंड के साझा सहयोग से बारापुला नाले के पास पायलट प्लांट के साथ साथ जैविक खाद इकाई और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। कार्यक्रम को लागू करने के लिए DBT और DDA बारापुला नाले के पास प्रायोगिक परीक्षण स्थल मुहैया कराएंगे, जहां पर प्रयोगशालाएं और पायलट प्लांट स्थापित किए जा सकेंगे। वहीं पायलट प्लांट से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल स्थानीय प्रभावी समाधानों और भारतीय परिस्थिति के अनुसार डच तकनीकों को अपनाने में किया जाएगा।
We are looking at biological processes because they are more eco-friendly and environment-friendly. So this will involve the experimentation, design and scaling up of different types of bioreactors at the smaller scale. And when we go up the scale, we will actually find out which is the best type of bioreactor which is optimal for this type of wastewaters. And then we'll focus on developing a detailed design for large-scale reactors with that technology. इसके बाद स्वच्छ, दोबारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले और पोषण से भरपूर पानी तैयार करने की तकनीकें विकसित की जाएंगी, जिसका इस्तेमाल कृषि और ऊर्जा के निर्माण के लिए किया जाएगा। नेदरलैंड और भारत मिलकर इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। कहते हैं कि हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता। इस बात को साबित कर दिखाया है चेन्नई में रहने वाले 12वीं क्लास के एक छात्र रियाफत ने नासा द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान मोबाइल से भी हल्के वजन वाला सैटेलाइट विकसित किया है, जिसे नासा जल्द ही लॉन्च भी करने वाला है। 3D प्रिंटिंग के जरिए विकसित किए गए इस सैटेलाइट को कलाम सैट का नाम दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये विश्व का सबसे हल्का सैटेलाइट हो सकता है। दुनिया मैक्रो से माइक्रो और माइक्रो से नैनो तकनीक की ओर बढ़ रही है और अब ये पद्धति अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी अपनाई जाने लगी है। जी हां, चेन्नई के रहने वाले 18 साल के रिफत शाहरुख ने दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह विकसित कर लिया। ये इतना छोटा है कि इसे जेब में ले जाया जा सकता है और ये हमारे मोबाइल फोन से भी हल्का है। इस उपग्रह का वजन मात्र 64 ग्राम है। इससे भी रोचक इस उपग्रह का नाम है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में कलाम सैट रखा गया है और ये 21 जून को नासा द्वारा उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार है। नासा और iDoodle लर्निंग नाम की एक शिक्षण संस्था द्वारा आयोजित क्यूब इन स्पेस नाम की प्रतियोगिता में रिफत ने इस उपग्रह को विकसित किया है। This contest was judged by the scientists and engineers in NASA. One of the scientists from Colorado Space Grand Cosmotorium has appreciated us using an idiom. Actually, he said, we nearly fell out of the chair. Actually, that means he was so excited and he was so amazed. दुनिया के सबसे छोटे उपग्रह होने के साथ साथ ये ऐसा पहला उपग्रह भी है जो 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाया गया है। इसे SR-4 रॉकेट द्वारा वैलप्स स्पेस फ्लाइट फैसिलिटी वर्जीनिया से लॉन्च किया जाएगा। रिफत शाहरुख के मुताबिक ये उपग्रह कार्बन फाइबर पॉलीमर से बना हुआ है। अपनी 12 मिनट की उड़ान में ये कलाम सैट प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा और भविष्य में आर्थिक अंतरिक्ष मिशन की योजनाओं के लिए प्रोत्साहन देगा। 1 किलोग्राम से भी कम वजन होने के कारण इस उपग्रह को फेम्टो ग्रुप में रखा गया है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। हिग्स बोसॉन में महत्वपूर्ण खोज का मुकाम हासिल करने के बाद सर्न नई राह पर चल पड़ा है। सर्न ने हाल में कणों को त्वरित करने के लिए 80 मीटर लंबा लाइनैक 4 की शुरुआत की है। 10 सालों में तैयार किया गया लाइनैक 4 पुराने त्वरित करने वाले यंत्रों की तुलना में 3 गुना रफ्तार से ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन को विशाल हाड्रॉन कोलाइडर में भेजेगा। शोधकर्ताओं के मुताबिक इससे प्रोटॉन कणों का अधिक मात्रा में निरीक्षण किया जा सकेगा और नए शोध किए जा सकेंगे। मानव इतिहास में नया मोड़ आया है।
शोधकर्ताओं को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि अफ्रीका में करीब 30 लाख साल पहले शुरुआती दौर के मानवों के साथ छोटे दिमाग वाले प्राणी भी रहते थे। इंसानों जैसे इन प्राणियों को होमो नलेदी का नाम दिया गया है, जो धीरे धीरे खत्म हो गए। इस खोज से मानव उत्पत्ति के इतिहास और मानव सरीखे दूसरे प्राणियों के अस्तित्व पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। 2 सालों के गोपनीय अभियान के बाद अमेरिकी सेना का प्रायोगिक X-37B अंतरिक्ष यान नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में सफलतापूर्वक वापस लौट आया है। X-37B वायुसेना का मानव रहित विमान था, जिसकी आकृति छोटे आकार के अंतरिक्ष यान जैसी थी। बताया गया है कि मई 2015 को प्रक्षेपित किए जाने के बाद इस यान ने 700 से अधिक दिनों तक अंतरिक्ष की अपनी कक्षा में गोपनीय प्रयोग सफलतापूर्वक संपन्न किए। बेंगलुरु में झीलों को नया जीवन देने के सिलसिले में बुरी तरह से प्रदूषित बेलांदुर झील की सफाई शुरू हो गई है। करीब 1000 एकड़ जमीन में फैली झील विषाक्त पदार्थों, शैवाल और सूखे पौधों से भरी हुई है। पिछले महीने ग्रीन कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वो झील के आसपास प्रदूषण फैलाने वाले सभी कल कारखानों को बंद कराए और महीने भर के भीतर झील की सफाई कराए। कोर्ट के आदेश के बाद पिछले हफ्ते से झील से शैवाल साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। हैदराबाद में एक उद्यमी जोड़ा पर्यावरण के माकूल बांस से बने दीर्घकालीन घरों को बढ़ावा दे रहा है। प्रशांत लिंगम और उनकी पत्नी अरुणा ने करीब 5 साल में ऐसी 150 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं। इस जोड़े ने 2015 में रिसाइकल इंडिया के नाम से एक परियोजना शुरू की, जिसमें निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बोतल, इस्तेमाल किए गए टायर, फर्नीचर और ड्रम को फिर से इस्तेमाल लायक बनाया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला इसरो हो या फिर रक्षा के क्षेत्र में देश को मजबूत बनाने वाला DRDO हो, भारत आज अपनी मजबूत प्रौद्योगिकी के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। क्षेत्र चाहे जो भी हो, अपने शोध कार्यों और बुद्धिमत्ता के दम पर भारत तकनीकी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस खास मौके पर चलिए नजर डालते हैं तकनीक के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों पर। Six, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 15 फरवरी 2017 ये वो दिन था जब भारतीय विज्ञान का सबसे दमदार चेहरा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक ऐसा कदम उठाया जो इससे पहले किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने नहीं उठाया था। इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने में सफलता प्राप्त की। ये पहली बार नहीं था जब इसरो की गतिविधियों ने दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर किया था। भारतीय शोधकर्ताओं ने पहले भी ऐसे कई कारनामों को अंजाम दिया है। सत्तर साल के छोटे से समय में भारत ने खुद को आर्थिक रूप से त्रस्त एक तकनीकी रहित देश से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया के अगुवा नेता के रूप में स्थापित कर लिया है। इसके लिए हमारा वैज्ञानिक समुदाय निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। आज भारत में 7 परमाणु संयंत्रों में 21 से अधिक परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं, जो देश की बढ़ती आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कुल 30,292.91 गीगावाट आवर बिजली उत्पन्न कर रही हैं। हम नवीकृत और दीर्घकालीन ऊर्जा की दिशा में भी नई तकनीकियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब अपनी आंखें एक बार फिर जमीन से आकाश की ओर उठाते हैं।
अंतरिक्ष पर्यवेक्षण में भी भारत ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप से ये संभव हो पाया है। भारतीय शोधकर्ता अंतरिक्ष की गुत्थी सुलझाने के लिए हानले, ऊटी, नारायणगांव और देवस्थल में लगे टेलीस्कोप का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। आज एक ओर हम 30 मीटर टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अंतरिक्ष पर नजर रखने के लिए एस्ट्रोसैट भी उपयोग में ला रहे हैं। समुद्र की ओर नजर दौड़ाएं तो हमारे पास सिंधु साधना है। इस जहाज को हमने खुद विकसित किया है, जिसमें समुद्र अनुसंधान से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। सिंधु साधना समुद्र के भीतर संसाधनों का आकलन करता है और समुद्र के बारे में हमारी समझ को मजबूत बनाता है। एक राष्ट्र के रूप में हम आज बायोटेक केंद्र, आईटी केंद्र, जेनेरिक फार्मा केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र और काफी कुछ हैं। ये मुकाम हमने अपने संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल के जरिए हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम दुनिया के कुछ विशालतम सहयोगात्मक प्रयोगों के अहम साझेदार हैं। एसोसिएट सदस्य के रूप में सर्न में नए कणों की खोज हो या गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के लिए आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे हैड्रॉन कोलाइडर, लीगो वेधशाला और 30 मीटर टेलीस्कोप का अहम हिस्सा हैं। धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन एक अहम मुकाम हमारे कदमों के नीचे है और अब भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसे विज्ञान और तकनीकी की दिशा में नजरअंदाज करना नामुमकिन है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम होंगे फिर हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।